हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 2017 में, उसको हम इसमें एक एक क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन 20 हैं। 20 क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिमस। तो इनमें ये पूछ रहा है जो सिनोनिमस इन द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर, जो कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है सेंटेंस में उसका सिनोनिमस क्या बनेगा। तो जो पहले ही हमारे पास आता है सेंटेंस में, द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइन हिज इंटायर लाइफ, कि कोई इंसान है उसका फंडामेंटल जो उसकी लाइफ को डिफाइन करता है वो क्या है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसकी फंडामेंटल डिफाइन करती है पूरी लाइफ को। तो इसमें आता है एक तो प्रोडक्टिव का मतलब प्रोडक्टिव का मतलब होता है क्या मतलब उससे आउटपुट आता है किसी चीज़ से, तो उसकी लाइफ से क्या आउटपुट आया। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही आवश्यक, और सक्सेसफुल का मतलब सफलता। इफेक्टिव का मतलब कितना वो उपयोगी रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब बनता है द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फंडामेंटल का मतलब है यहाँ पे एसेंशियल। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा एसेंशियल। आपका इसका आंसर रहेगा एसेंशियल। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिमस इन द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। तो इसमें भी सिनोनिमस पूछता है। सी इज एन इमेक्यूलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक ऑल डिफरेंस। वो कोई भी इंसान है, जो लड़की है या औरत है, जो भी फीमेल है, वो एक इमेक्यूलेट सोल है और उसकी प्रेजेंस क्या करती है, उसकी प्रेजेंस डिफरेंस बनाती है। तो सबसे पहले आता है स्पॉटलेस। तो स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है, बेदाग। फिर आता है बी नंबर पे एक्साइटेड। तो एक्साइटेड का मतलब आपको पता ही है, कोई उतावला, मतलब किसी चीज़ के लिए करने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है, ऑर्डिनरी तो आम इंसान होता है या साधारण होता है, असाधारण। और अनपैरेलल है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्साइटेड तो हो नहीं सकता, ठीक है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। अब बात आती है स्पॉटलेस की। स्पॉटलेस का मतलब होता है बेदाग। तो वो एक किस्म से किस तरह की सोल है, बेदाग सोल है। दूसरा इसका है अनपैरेलल, जिसका किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसका आंसर ये बनेगा स्पॉटलेस। फिर अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिमस इन द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में जो सेंटेंस में लिखा हो उसका सिनोनिमस हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है जी। सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकेंड हैकनेड एंड रिडक्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम हर पास्ट इवेंट वाइल डीलिंग विद फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो हमारे पास इसने बोला, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब क्या है। हैकनेड का मतलब होता है बोरिंग टाइप, ठीक है जी। तो फिर इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, इंडिफरेंट है, मैं भी इक्वल हूँ आप भी इक्वल हैं, ये इस तरह से। इमेजिनेटिव का मतलब है वो क्या सोचता है कोई भी। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्लिस्ट का मतलब होता है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, जिसमें कुछ मतलब ओरिजिनल कोई चीज़ ना हो। फिर उसके बाद है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है कोई थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो, सोचने में देखने में अच्छा हो, इम्प्रेस। तो इसका जो आंसर बनेगा, देखो इंडिफरेंट तो है नहीं, इमेजिनेटिव भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद है इम्प्रेसिव भी नहीं है, तो इसका ये बनेगा क्लीज्ड। इसमें लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स। फोर्थ नंबर में पूछता है एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, जो सेंटेंस में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती। कोऑपरेशन का सहयोग। डिस्प्यूट का मतलब दुश्मनी। हॉस्टिलिटी का मतलब भी दुश्मनी। तो आंसर हो जाएगा एमिटी। कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, दोस्ती नहीं होता, ठीक है जी। तो आपको सब जितने जितने भी ये वर्ड हैं इन सब के मीनिंग भी पता होने चाहिए। और इससे यहाँ पे एक बात तो तय हो गई कि इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिमस आते हैं। अगर आप तैयारी करते हो तो अपने एंटोनिम्स और सिनोनिमस किसी भी इंग्लिश की बुक से तैयार करना आप शुरू कर सकते हो। अगर किसी के पास इंग्लिश की बुक नहीं है तो मेरे से PDF में ले सकता है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स, यानी इसका एंटोनिम्स क्या है। किसका एंटोनिम्स, सी वॉज रिलेक्टेंट टू सेल हर कार। रिलेक्टेंट का मतलब होता है कोई किसी काम में मन ना हो, मतलब इसकी जिसकी अनिच्छा, अनिच्छुक। तो अब अनिच्छुक है तो इसका, अब जो इसमें वर्ड दे, हैप्पी का तो मतलब खुशी होता है, तो ये तो इसका मीनिंग हुआ नहीं। एगर का मतलब उतावला होता है, ये भी नहीं हुआ। अनविलिंग का मतलब अनिच्छा होती है। एनोक्सियस का मतलब होता है आप कोई नर्वस हैं या फिर कोई किसी चीज़ को लेके वरीड हैं, तो वो है। तो इस यहाँ पे इसका रहेगा अनविलिंग। इसका ये भी आंसर नहीं, इसका आंसर रहेगा डी, अनविलिंग। सॉरी, इसने पूछा एंटोनिम्स पूछा, ये तो इसका सिनोनिमस है, ये आंसर नहीं होगा। इसका एंटोनिम्स पूछा, इसका आंसर होगा सी। इसी तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एंटोनिम्स पूछा इसने, एंटोनिम्स बनेगा इसका एगर, कि वो उतावली है बेचने के लिए अपनी कार। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 8 में क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको ना कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसके आंसर का सबका मीनिंग नहीं पता होगा, तब तक आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से। देखो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे इसका आंसर बन जाए, इसमें ये पूछ रहा है इसमें एरर क्या है। आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू मैनी पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ एन एरर। इसमें क्या एरर है, इसमें ये बताना है कि एक एरर नहीं है, या आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड। तो इसका आंसर लॉट ऑफ, इसमें ये रहेगा ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम्स, यानी क्या है, फॉलोइंग एंटोनिम्स पूछ रहा है। किसका, वर्ड क्यूर का, जो कैपिटल लेटर में है। आई कैन नॉट कंपाइल विद क्यूर। क्यूर का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज टाइप होता है ना, ओड, स्ट्रेंज, ये होता है क्यूर का मतलब। तो इसने स्ट्रेंज तो यहाँ पे दे दिया, तो ये मीनिंग तो है नहीं, ये एंटोनिम्स पूछ रहा है। निम्बल, निम्बल का मतलब होता है कोई लाइट, क्विक इन मोशन, क्विक, अलर्ट, क्लेवर, इस तरह का रहता है, तो ये भी नहीं है। फिर है एवरीडे, तो रोज़मर्रा का, तो इससे ओड का कोई वो नहीं है। फिर रहता है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है जो हमारे कोई रूल एंड रेगुलेशन है जो चले आ रहे हैं, जो जिनसे हम फैमिलियर हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेंटेंस डोंट आस्क हिम हाउ ही इज, बिकॉज इफ ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिम हैज़। इसमें एरर चेक करनी है, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट ए है जो वो बोलता है डोंट आस्क हिम हाउ ही इज़, बिकॉज, तो ये तो ठीक है। इफ़ ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर, इसमें भी कुछ नहीं, ये भी तो ठीक ही लग रहा है। ही के बाद स्टार्ट से लिखा है, टॉकिंग ठीक है, अबाउट हिज हेल्थ। गेट ऑफ, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, गेट ऑफ आ गया तो गेट ऑफ के बाद गेट ऑफ हिम आएगा, गेट ऑफ फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, एरर चेक करनी है। एज यू नो दैट एरोगेंट आर इजीली ड्यूप्ड। जो एरोगेंट लोग होते हैं उनको इजीली ड्यूप किया जा सकता है। देखो यहाँ पे एक बात आती है, एज यू नो दैट, जहाँ पे एज आ जाएगा वहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा। या तो फिर आप दैट का यूज़ करो, एज का। यू नो दैट, ये इस तरह से बन सकता है, यू नो दैट द एरोगेंट आर इजीली ड्यूप। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की एरर है वो दैट है, ये तो सीधा सीधा ही था, ये तो सब कॉमन है। तो यहाँ पे बस इस सेंटेंस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, जहाँ पे एज आ जाएगा उसके बाद दैट का यूज़ नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज इन द, ये जो फ्रेज है इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा बनेगा, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, वो है ये। ए नेसेसरी वेयर चिल्ड्रन वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल पेरेंट्स ऑन वर्क एट आर वर्क। जब किसी फैमिली वाले काम पे गए होते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं। देखो जो सेकुलर है उसका, सेकुलर है इसका मतलब होता है कि जहाँ पे ना मान लो हमारा घर है कहीं,
तो उसके जैसे मान लो मेरा रूम है या मेरा घर है, फ्लैट है, उसके पीछे हमने बैकयार्ड में कुछ बना रखा है, जैसे कि अपने बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए जगह, जो बैकयार्ड टाइप में होती है, अंग्रेज़ों के होता है बेसिकली, अपने इंडिया में नहीं इस तरह का कंसेप्ट चलता। तो दो दो ये सेकुलर जो क्या मतलब हुआ इसका मतलब यस किचन टाइप हो गया ये। तो क्रंच जो होता है वहाँ पे, क्रैश जो होता है उसका वो होता है जहाँ पे बच्चे वगैरह रखे जाते हैं और देखभाल करने के लिए, जहाँ इसका आंसर है बी। लेकिन हमें सबका मतलब पता होना चाहिए ताकि अगर और कोई सा आ जाए तो। जो डॉर्मेट्री क्या होता है, डॉर्मेट्री होता है बेसिकली हॉस्टल को, जो अमेरिका में जो स्कूल होते हैं, हॉस्टल होते हैं उनको बोला जाता है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री मतलब जहाँ पे स्कूल के बच्चे या फिर कॉलेज के बच्चे एक साथ रहते हैं उनको बोला जाता है डॉर्मेट्री। और रिफैक्ट्री क्या होता है, रिफैक्ट्री होता है जहाँ पे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं उस जगह को बोलते हैं रिफैक्ट्री। ये भी बेसिकली स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे का जो मैस होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है रिफैक्ट्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर फ्रेज। ये जो फ्रेज है इसका सब्सटीट्यूट कौन सा वर्ड हो सकता है। दैट विच कैन नॉट टेकन बाय फोर्स, कोई चीज़ फोर्स से नहीं ली जा सकती। देखो इम्पॉसिबल का मतलब तो असंभव हो गया। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, जो सच नहीं है या फिर जो भी। इम्पेकेबल का मतलब होता है आपका जैसे अगर हम बात करें इम्पेकेबल की, तो इम्पेकेबल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट क्या है, और एररलेस, तो ये तो होता है। और फिर आता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको भेदा ना जा सके, तो इसका आंसर होगा हमारा डी, इम्प्रेग्नेबल। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज वर्ब मे बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस in the sentence, he is fond of art and seems suited to be an artist। देखो इसमें हमें बताना है, तो हमें ये जितने भी हमारे पास से वर्ब प्लस से इनका हमें मतलब पता होना चाहिए। फिट आउट का मतलब होता है हमारे पास से कोई योजना बनाना, कोई प्लान बनाना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ ब्रिंग आउट करते हैं तो कोई चीज़ निकालना, अगर कोई चीज़ निकालते हैं तो ब्रिंग आउट होता है। ठीक है जी, कोई चीज़ फिट आउट, कोई योजना बनाना। कट आउट का मतलब होता है जैसे मुखौटा होता है ना, जो मतलब इफिगी टाइप होता है, जैसे हम पुतला वगैरह बनाते हैं, नेता वगैरह का पुतला वगैरह बनाते हैं, उसे कट आउट बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है शूट आउट। शूट आउट का मतलब है तैयार होना खेल वगैरह के लिए। तो इनमें से जो इसका आंसर, अब आप देखो, जो फिट आउट का मतलब होता है आप किस चीज़ की योजना वगैरह बनाते हो। ब्रिंग आउट का मतलब क्या रहता है, ब्रिंग आउट का मतलब होता है आप कोई चीज़ निकालना। कट आउट का मतलब होता है मुखौटा किसी नेता वगैरह का। शूट आउट कोई अब ऐसा वर्ड नहीं है, शूटअप होता है। शूटअप होता है किसी खेल वगैरह के लिए तैयार होने के लिए उस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बनेगा फिट आउट। फिट आउट आप कोई योजना बना रहे हो आर्टिस्ट वगैरह बनने के लिए, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग में क्या आता है, हम दो बातें पूछते हैं एक ही सेंटेंस में, एक वही काम करोगे या नहीं करोगे। देखो टेक ए सीट लोगे या नहीं लोगे, यही तो पूछेंगे ना। नहीं लोगे क्या मतलब, तो वॉन्ट यू, ये तो आएगा नहीं। देखो सेल यू आएगा नहीं, कांट, ये कांट यू भी नहीं आ सकता। देखो टेक कैन यू टेक ए सीट का मतलब तो ये क्या तुम सीट ले सकते होगा इस तरह से, तो कांट यू आएगा यहाँ पे, तो ये तो हुआ नहीं। फिर ये इसका आंसर बनेगा ये। एक सेंटेंस में दोनों चीज़ें रहेंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव रहेगी, पहले नेगेटिव तो बाद में पॉजिटिव रहेगी, तो वुड यू भी नहीं आएगा इसमें। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, आसानी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल ट्रबल हैव अपीयर्ड। अपीयर्ड की जगह पे क्या यूज हो सकता है, ये पूछ रहा है ये कि भाई ब्लैंक स्पेस में अपीयर्ड की जगह पे क्या यूज हो सकता है। क्रॉप अप,
जो ये होता है अपना आपका क्रॉप अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सडनली कोई चीज़ आपके सामने आ जाए। कम अबाउट का मतलब है कोई चीज़ किस्मत से मिलना आपको, मतलब कोई चीज़ किस्मत से मिलती है। कम अबाउट कम अबाउट का मतलब तो होता है कोई चीज़ गुजरना, कोई धूमकेतु वगैरह जब गुजरता है तब वर्ड यूज़ होता है। जैसे कोई चीज़ आपके पास से गुजरी इस तरह से, जो वो तब वर्ड यूज़ होता है कम अबाउट। फिर आ जाए कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। रश्ड इन का मतलब होता है, रश्ड इन का मतलब होता है मूव, कोई चीज़ है जो कोई मतलब अंदर आती है, इनवर्ड आती है। जैसे सर्दियों में ठंडी हवा वगैरह अंदर आती है तब रश्ड इन का वर्ड यूज़ होता है। कोल्ड एयर रश्ड इन व्हेन कोल्ड एयर रश्ड इन एज ओपन द विंडो, इस तरह से आता ना। तो वो तो इसका आएगा क्रॉप्ड अप। क्रॉप्ड अप क्यों आएगा देखो अब मैं आपको बताता हूँ। इसने बोला वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग, हम शुरू में खुश थे, बट नाउ ऑल ट्रबल हैव अपीयर्ड। मतलब सडनली, क्रॉप अप का मतलब होता है सडनली, कोई मतलब सडनली प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, हम इसलिए अब ट्रबल में हैं। तो यहाँ पे इसका आएगा क्रॉप अप। कम अबाउट का मतलब तो है गुजरना, गुजरना तो यहाँ पे यूज हो नहीं सकता क्योंकि वी आर हैप्पी इन द बिगनिंग, ऑल ट्रबल, अभी ट्रबल गुजरी कहाँ पे, अगर ट्रबल गुजर जाती तो वो हैप्पी होते। और कम आउट का मतलब बाहर आना किस चीज़ से। रश्ड इन का मतलब होता है ठंडी हवा अंदर आना, इस मतलब कोई चीज़ अंदर आना इस तरह की। तो उससे उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग क्या है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक। देखो कैन है तो कांट आएगा, सीधी सी बात है कि भाई सब मिस्टेक कर सकते हैं कि नहीं, क्या वो नहीं कर सकते, वही तो पूछेगा ना। एक चीज़ पॉजिटिव रहेगी, आपको यहाँ से ही देखना बस ये क्या है, इसका उल्टा बना दोगे तो भी बन जाएगा। और अगर मिस्टेक में एनीवन कैन मिस्टेक्स कांट दे, क्या वो नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास एक मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, इजेंट तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो इज की नहीं थी। सेल भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पहले यहाँ पे ये सेल दे है तो यहाँ पे नेगेटिव होता तो सेल दे आता। इज इट भी नहीं आता, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, एक पार्ट नेगेटिव रहेगा एक पार्ट पॉजिटिव रहेगा। दो क्वेश्चन टैग में दो बातें पूछी जाती हैं। तो इसका आंसर बनेगा आपका सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब में बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपन। देखो इसमें भी वही है कि जो आपका फ्रेजल वर्ब में है हैपन की जगह पे क्या यूज़ होगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब में बी यूज्ड, फ्रेजल वर्ब जो इन्होंने नीचे दे रखी है उनमें से कौन सी वर्ब यहाँ पे यूज हो सकती है। अब हमारे पास आता है सबसे पहले कम अक्रॉस। ठीक है जी, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपको संयोग से मिल जाती है, कोई चीज़ आपको संयोग से मिल जाती है तो होता है कम अक्रॉस। कम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज़ गुजर जाना। ठीक है जी, कम इनटू का मतलब है किसी को बुलाना अंदर। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है सोनू निगम टाइप, सोनू सूद टाइप कि मुसीबत के टाइम पे सहायता के लिए आगे आना कम फॉरवर्ड होता है। तो कम फॉरवर्ड ना उस टाइम वर्ड यूज किया जाता है जब आप किसी को ज़रूरतमंद की सहायता के लिए आगे आते हो। तो इनमें से जो आपका बनेगा नो वन नोज हाउ इट ऑल कम अक्रॉस, कि ये एक संयोग से कैसे हो गया। कोई चीज़ आपको संयोग से हुई तो किसी को नहीं पता ये जो चीज़ हुआ वो संयोग से हुआ। यहाँ पे ये मेंशन भी, हिंट भी दे रहा है ना, हैपेंड की जगह पे यूज़ करना आपको कम अक्रॉस। तो ये आपका हुआ संयोग से। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज की जा सकती है सेंटेंस में। आई हैव टू, मतलब फिनिश की का टाइप होना चाहिए, उस जो फ्रेजल वर्ब बने वो फिनिश टाइप की बननी चाहिए। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो। देखो सबसे पहले क्लियर अप का मतलब होता है कोई चीज़ आप क्लियर करके जाते हो, ठीक है, पूरा करके जाते हो, वो भी क्लियर अप होता है। गेट, लेकिन क्लियर अप का जो यूज़ किया जाता है ना, क्लियर अप का जो यूज होता है वो बेसिकली सुधार होने में होता है। जैसे कि हाउ इज़ योर हेल्थ, इज इट क्लियर अप आर नॉट, मतलब आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं है। मौसम वगैरह से मतलब मौसम ठीक है या नहीं है, अगर बीमारी से कोई आपकी तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई तो ये तो नहीं बन रहा। लेकिन
फिर उसके बाद आता है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है आप डर्ट वगैरह साफ करते हो उसको। फिनिश अप का मतलब होता है आपको हर हाल में चीज़ आपको पूरी करके जानी है। डू अवे विद का मतलब होता है डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है यार कोई चीज़ रिमूव करना। किसी चीज़ को आप रिमूव करते हो तो डू अवे विद रहता है। तो इसका आंसर बनेगा फिनिश अप बनेगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे क्लियर अप, अगर खाली क्लियर होता तो भी चल जाता, क्लियर आउट होता तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर बनेगा फिनिश अप। ये दोनों तो है नहीं, ठीक है जी। फिर हमारे पास आंसर आता है 19। क्वेश्चन आता है 19। क्वेश्चन 19 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सूटेबल वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर। अच्छा, ये जो फ्रेज जो लिखी हुई है इसका क्या मीनिंग बनता है, जो कैपिटल लेटर में लिखी हुई है, देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ये एक फ्रेज होती है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है बेवजह की टेंशन। नो यूज वरिंग अबाउट, ठीक है। नो यूज प्लिंग ये नहीं है, नो सेलिब्रेशन का नहीं है, तो इसका आंसर ए ही है। नो यूज आस्किंग फॉर, तो इसका आंसर है आपका ए। ये तो बहुत ही सही था क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन में बी यूज्ड इन द प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन में बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस ही लिव्ड इन ए हैंड टू माउथ एग्जिस्ट। हैंड, इसका तो टू ही बनेगा। देखो हैंड इन माउथ, मुंह में हाथ थोड़ी लेगा वो, हैंड टू हाथ से मुंह तक की, ये भी फ्रेजल एक किस्म से फ्रेजल टाइप का ही ये भी। हैंड फोर नहीं, हैंड इनसाइड भी नहीं आएगा, तो इसका हैंड टू आएगा। तो इसका आंसर है आपका बी। आंसर इसका रहेगा आपका बी, हैंड टू माउथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज सुटेबल वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में आपकी जो फ्रेजल वर्ब टाइप से लिखी, जो फ्रेज लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है इसका होता है एफिशिएंट आर यूजफुल इन नीड। कोई चीज़ एफिशिएंट होती है, यूजफुल होती है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास रिस्की जॉब तो है नहीं, रिस्की का तो क्या है। फिर है अम्यूजिंग जॉब, जो आपको अम्यूज करे, खुशी दे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है एक्सीलेंट वर्क, ये एक्सीलेंट। फिर आता है अनवांटेड जॉब, नहीं। इसका आंसर बनेगा सी आंसर, क्योंकि देखो ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एफिशिएंट आर यूजफुल इन नीड, तो एक्सीलेंट वर्क है तो वो क्या एफिशिएंट तो अपने आप ही हो गया ना, एफिशिएंट और नीडफुल तो अपने आप ही हो गया। अब देखो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हमने इससे एक बात हमने यहाँ पे देखी, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ अच्छे से। अब हमने इसमें क्या चीज़ नोट की, हमने इसमें इंग्लिश की पोर्शन में नोट की, एक तो आते हैं आपके पास एंटोनिम्स, ठीक है जी, आपको ये पढ़ने हैं। दूसरा आते हैं सिनोनिमस, ये भी आपको पढ़ने। फिर आती फ्रेजल वर्ब, ये भी पढ़ने। फिर आते टैग, ये भी पढ़ने। फिर आती एरर, ये भी आपको। फिर आती प्रीपोजिशन। तो यहाँ से हमें ये 6 चीज़ तो पता चली कि ये 6 चीज़ के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आपको ये 6-7 तरह के क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इस तरह से तैयार करके ये वाले चैप्टर्स तो आपके बुक में हो, जहाँ पे भी आपके पास कोई सी बुक हो, ये वाले चैप्टर तो आपको तैयार करने ही हैं अगर आपको ये वाला एग्ज़ाम पास करना। अगर किसी के पास बुक्स या मटेरियल नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे बता सकते हो। ये सारे जितने भी इसके ईपीएफओ के एग्ज़ाम हैं, असिस्टेंट के हुए हैं, या फिर ईपीएफओ के एओईओ के हुए हैं, या प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के हुए, ये सारे सोल्व करके मैं डाल दूंगा, ताकि ईपीएफओ के किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं उसके आपको सारा आइडिया हो जाए। आप वो सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे तो आपके दिमाग में 10-20% आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।